नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और एग्ज़ाम की डेट आ गई है। जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल पर वीडियो और एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट देख सकते हैं। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसी टेस्ट सीरीज़ में हम लोग आज 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी के पेपर पहले सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हिंदी से लगभग 50 प्रश्न जो आपके आते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी में फुल स्कोर कर पाते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग ये पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विट्ठलनाथ? इन चारों में से हमें बताना है सूरदास के गुरु कौन थे। देखिए यहाँ पर सही उत्तर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भगवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं जो सूर सागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? पहला है गति, सेकंड ऑप्शन है यति, थर्ड ऑप्शन है तुक और चौथा ऑप्शन है गढ़। तो यहाँ पर याद रखिए, छंद पढ़ते समय जो आने वाले विराम को हम लोग यति कहते हैं। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है और यही जो रुकना होता है इसको क्या कहते हैं? यति कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतया यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में से एक से अधिक यति या विराम होते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या फिर पूर्ण विराम? देखिए यहाँ पर हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहाँ पर वाक्य खत्म हो जाता है, वहाँ पर क्या करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक या विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग सामाजिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है और जहाँ अर्धविराम, जहाँ पर थोड़ा रुकना हो, वहाँ पर अर्धविराम किया जाएगा। ठीक है। अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है या एक अलंकार है? तो यहाँ पर याद रखिए, अमर्ष एक संचारी भाव है। मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव या फिर व्याभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव है जो एक विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है और यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? इसमें से बतानी है। ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या फिर सधुकड़ी? कबीरदास जी की बोली है सधुकड़ी, याद रखिए। संत कबीरदास, इनका जन्म कब हुआ? सन 1398 से सन 1518 तक इनका समय काल रहता है। ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे कि अरबी है, फारसी है, पंजाबी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेलखंडी है, ये सभी, जिस कारण से इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ बताने हैं। द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या होता है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त न होना या फिर सुंदर स्त्री? तो यहाँ पर सही हो जाएगा कभी न समाप्त होना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूप मंडूक होना, इसका कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना? यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला प्रश्न है, इन प्रश्न में क्या दिया गया है? पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है
और बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटा गया है। या, र, ल, व संख्या दे दी गई है। इन चारों को उचित ये क्रम में लगाना है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पहला है ऑप्शन सामाजिक जीवन में, फिर दिया गया है क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, मनुष्य दूसरों द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा या, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत पड़ती है, यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय नहीं कर सकता, जिसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैऋत्य? यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा ईशान कहलाती है। वलय शब्द का क्या अर्थ है? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृगछाल या फिर आवरण? सही उत्तर होगा गोलाकार घेरा। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करना है। यहाँ पर पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार और पीताम्बर में से किनमें अव्ययी भाव समास है, ये हमें पहचानना है। इसका सही उत्तर होगा आजीवन। आजीवन में देखिए पहला पद यहाँ पर प्रधान होता है, जैसे कि प्रतिदिन, अनुरूप, आजन, आजीवन, ये सब क्या है? एक प्रकार के अव्ययी भाव समास हैं। ठीक समय पर आ जाना, इस समय में इसमें कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण? यहाँ पर देखेंगे अधिकरण कारक है। वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, ये सब इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर और मंदिरा, इस युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर और मंदिरा में से एक है पूजा घर, पुजारी, दूसरा है घर सवारी, तीसरा है गुफा, बड़ी गुफा, और चौथा है देवालय, अश्वालय। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मंदिर और मंदिरा का सही उत्तर हो जाएगा देवालय और अश्वशाला। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पहचानना है, कौन सा है? पहला है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, दूसरा है उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, तीसरा ऑप्शन है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, लास्ट है ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। देखिए मिश्र वाक्य में ये ज्यों यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। याद रखिए जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित गौड़ उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब, तब, जहाँ, तहाँ, अगर, तो इत्यादि से जुड़े हों तो क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। यदि और उदाहरण देखें तो ज्यों ही वह घर से निकला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, राम नहीं आता तो गीता चली जाती, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। अगला प्रश्न देखिए, काव्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। देखिए अभी तो गद्यांश पूछा जाता है, अब जो प्रश्न पत्र आता है उसमें ज़्यादातर गद्यांश होते हैं और उनको देख करके व्याख्या करनी होती है या उनके हिसाब से। अब इसमें व्याख्या तो कर नहीं सकते, MCQs हैं, तो यहाँ पर दे देते हैं आपको, प्रश्न दे देते हैं उन्हीं गद्यांश पर आधारित और उनको सॉल्व करना होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग पिछले पेपर भी देख ले रहे हैं कैसा प्रश्न पत्र है, बट आप सिर्फ 2018 का भी पेपर देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर आता है। आप सिर्फ वीडियो का ही एग्ज़ाम मत देखें, आप उसके साथ जो पेट का प्रश्न पत्र रहा है, UPSSC पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था या लेखपाल का एग्ज़ाम है, इन सबको देखते हुए आप अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व करिए और तैयारी कीजिए तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। उदाहरण इसके उत्तर देख लीजिए। कवि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कह रहा है या मन से बातें करने की बात कर रहा है, खुशियाँ मनाने की या अपनी पहचान बनाने की? यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ऐसा बोला गया है। सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के या शुष्कता के? यहाँ पर सही उत्तर है मन के सूनेपन का उदाहरण दिया गया है। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर या शुष्क कलियों पर? देखिए इस प्रश्न में आप देखेंगे तो विचार रूपी कलियों पर, ऐसा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो आप देखेंगे गहनता की फसल से
विचारों में परिपक्वता, ना कि अपना अस्तित्व, लहलहाती फैसले भी नहीं होगा, विचारों की गंभीरता भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश है, फिर केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन मैच करिए। रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ये पहला ऑप्शन लगाया। दूसरा लगाते रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तीसरा ऑप्शन है रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। लास्ट है रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, और यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी माफ़ कीजिएगा, अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। इसमें बताना है विभावना अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है या उपमा। यहाँ पर विशेषोक्ति होगा। जहाँ पर कारण रहते हुए भी कार्य न होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर ऐसा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? पहला है राम, रामचरितमानस और गंगा। दूसरा है कृष्ण, कामायनी और मिठास। तीसरा है लखनऊ, आम और बुढ़ापा। चौथा है ममता, वकील, पुस्तक। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति का बोध कराती है। यहाँ पर राम एक प्रकार का व्यक्ति है, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी और गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी ऑप्शन से आप पहचान सकते हैं कि इनमें कौन सी संज्ञा हो सकती है। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी और सुरसरिता। देखिए यहाँ पर कालिंदी नहीं है, बाकी मंदाकिनी, भागीरथी सारी हैं। गंगा के और पर्यायवाची देखेंगे तो नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, ये सारे। लेकिन कालिंदी किसका है? यमुना का पर्यायवाची है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवन्नति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि, इन सब में पहचानना है कौन कैसे लिखा जाता है। और सही वर्तनी का जो शब्द है वो श्रृंगार लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत लिखे हैं। देखिए अवन्नति कैसे लिखते हैं, मुश्किल देख लीजिए और मातृभूमि भी देख लीजिए। समूहार्थक चिन्ह शब्द जो है, समूहार्थक शब्द चिन्हित करने, पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। इसमें समूह को कौन दर्शा रहा है? तो वह सही उत्तर हो जाएगा भीड़। अगला प्रश्न है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अ, का, इक या शिक। यहाँ पर इक है। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर अन्य अर्थों में परिवर्तन लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द आंशिक में इक प्रत्यय लगा है, और इक प्रत्यय से बने शब्द जैसे वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, दैनिक, ये सारे हैं। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित करना है, और कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित करना है और बताना है कौन सा सही है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, और कोई त्रुटि नहीं है, हमें बताना है ये। तो देखिए शुद्ध वाक्य पुलिस के द्वारा, यहाँ पर त्रुटि है, के द्वारा होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वधूर्मी में कौन सी संधि है? और इसका संधि विच्छेद करना है। वधु प्लस उर्मी है, वधु उर्मी है, वधु प्लस उर्मी है या वधु प्लस उर्मी है? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वधु प्लस उर्मी। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखेंगे दीर्घ संधि में क्या होता है। दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ, जैसे आ, ई, उ या इन सब के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है, आ, ई, उ, मतलब उससे बड़ा शब्द हो जाता है। जैसे धर्म अर्थ मिल करके धर्मार्थ बना देंगे। वधु प्लस उर्मी, वधूर्मी। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना, जैसे पावक हो गया, अनिल हो गया, अनल हो गया, कृषाणु हो गया। कौन सा अलग है? यहाँ पर देखेंगे अनिल अलग है, बाकी पावक, अनल, कृषाणु ये सब अग्नि के पर्यायवाची, जबकि अनिल किसका है? हवा का है। हर्ष का विलोम बताइए। खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हर्ष का विलोम बताना है, विषाद होगा, बाकी पर्यायवाची हैं इसके। गंधला, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। यहाँ पर ये पंकिल का है। गंधला, मैला, मलिन,
पंकिल ये सभी गंदा का पर्यायवाची, धवल का अर्थ उजला होता है, प्रलय का अर्थ विनाश और पामर का अर्थ दुष्ट या खल होता है। तो ये हमने सॉल्व किया है। ये 2015 का प्रश्न पत्र है और ये आप 16 का माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर क्या है कि इतने ही प्रश्न आए हुए थे, तो आप देख सकते हैं ये हिंदी के प्रश्न पत्र हैं और इससे जो आगे के प्रश्न हैं वो आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है और आप मॉक टेस्ट लगाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।